नमस्कार। नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और रोज की तरह ही आज हम फिर से प्रोफेसर अभय कुमार दुबे से बातचीत करेंगे देश की राजनीति के बारे में, राजनीति से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में। बातचीत को आरंभ करने से पहले मैं आप सब लोगों से यह अनुरोध करूंगा कि अगर अभी तक आपने नई परख चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें। हमारी ये कोशिश होती है कि हम यहाँ पर देश की राजनीति से जुड़े मुद्दों पर रोज बातचीत करें, प्रोफेसर अभय कुमार दुबे की राय आप तक पहुंचाएं और कुछ अन्य कार्यक्रम हैं जो नई परख पर आपको देखने को मिलेंगे आगे। अभय सर नमस्कार। नमस्कार। कांग्रेस पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। मैं यह देख रहा था कि जिन उम्मीदवारों की या जिन वर्तमान विधायकों के टिकट काटे गए हैं वहां से कुछ नाराजगी की आवाजें आने लगी हैं। क्या आपको यह लगता है कि कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों में से कौन कितने मजबूती से अपने भीतर के असंतोष को दबा पाता है, यह भी उनकी सफलता को निर्धारित करेगी आने वाले चुनाव में? देखिए, मैं तो हमेशा से मानता रहा हूं कि टिकट काटना एक बहुत बड़ी कला है। टिकट देना कोई बड़ी कला नहीं है। तो आप तय करते हैं किस व्यक्ति को टिकट देना है। सवाल यह है कि किसका आप टिकट काट रहे हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। जो पहले से मौजूद है किसी सीट के ऊपर, पार्टी की नुमाइंदगी कर रहा है, उसका टिकट काटना हमेशा ही एक दुधारी तलवार की तरह होता है। आप उसका टिकट काट कर एक नए व्यक्ति को मैदान में उतारते हैं और उसकी तरफ से खामोश या मुखर असहयोग या बगावत जैसी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इससे बचा नहीं आ सकता। तो हर पार्टी को ये खतरा उठाना ही पड़ता है। और इस खतरे का सामना कौन कौन कर रहा है इस समय आप देखिए। सबसे ज्यादा इस खतरे का सामना राजस्थान के मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर रहे हैं। राजस्थान के जो कांग्रेस के मौजूदा विधायक हैं उनके खिलाफ काफी एंटी इनकम्बेंसी है, जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है। और अगर 60 से 70 टिकट अशोक गहलोत ने नहीं काटे तो वो उन्होंने जो कुछ भी अच्छा काम किया है, जिसकी वजह से कांग्रेस की सत्ता की होड़ में वापसी हुई है, वो सारा काम सिफर में बदल जाएगा। और मुझे जहां तक मेरी जानकारी है, कांग्रेस आला कमान ने एक तरह से अशोक गहलोत के सामने ये बात पेश भी की है कि वो कोशिश करें और मन बनाएं कि उन्हें 50-60 टिकट तो काटने ही काटने हैं। अभी गहलोत साहब इसके लिए कोई मन नहीं बना पा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी मुश्किल उनके सामने है। उधर आप तेलंगाना में देखिए, भारत राष्ट्र समिति के नेता के चंद्रशेखर राव जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तो कई महीने पहले ही अपने उम्मीदवारों की सूची घोषित कर दी थी। लेकिन अब उन्हें लग रहा है कि उन्हें भी बहुत से टिकट काटने चाहिए थे। तो अब वो टिकट काटने के बारे में सोच रहे हैं। उससे तेलंगाना में उनकी पार्टी और उनके जो उम्मीदवार घोषित किए गए थे उनके बीच में हड़कंप मचा हुआ है। इधर आप भाजपा को देखिए। भाजपा ने काफी उम्मीदवारों, कांग्रेस से काफी पहले बढ़त लेते हुए उम्मीदवारों की सूची तीनों प्रांतों में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में घोषित कर रखी है। लेकिन इसमें उसने केंद्र से बहुत से लोगों को थोपा है। उन्होंने बहुत सारे सांसदों को थोपा है, उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों को थोपा है, संगठन के महासचिव को लड़ाने का फैसला किया है उन्होंने। तो ऐसी स्थिति में वहां भी टिकट कटने का पूरा अंदेशा है। उनके खिलाफ भी बगावत के सुर उठने लगे हैं, अभी से नहीं। तो दोनों ही पार्टियों को इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। कौन इन समस्याओं का कितनी सफलता से सामना करता है, टिकट काटने की कौन सी युक्ति का इस्तेमाल किया गया है, इसका टिकट काटा गया है, उसको क्या समझाया गया है, क्या आश्वासन दिया गया है, क्या भरोसा दिया गया है, उसका प्रभाव कितना है, वो नुकसान कितना कर सकता है। जाहिर है कि फायदा वो नहीं कर पा रहा होगा, इसीलिए टिकट काटा गया है उसका। अगर उसके नेतृत्व में पार्टी के आकलन के मुताबिक कोई चुनाव जीता सकता है तो उसको टिकट देने में क्या हर्ज था। लेकिन पार्टी ने सोचा कि भाई ये इसकी वजह से हम चुनाव नहीं जीत पाएंगे, टिकट काटा गया। अब लेकिन वो नुकसान तो कर ही सकता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है जो कि सभी पार्टियों को, चाहे वो बीआरएस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, सबको उसका सामना करना पड़ रहा है। क्या हम यह कह सकते हैं कि कोई भी एक दल है, उसका केंद्रीय नेतृत्व जितना मजबूत है वो उतनी ही मजबूती से इस समस्या का सामना कर सकता है, या इसके नहीं, अलग ऐसा भी कुछ नहीं स्थिति होती है? है। ऐसा नहीं है। ये केंद्रीय नेतृत्व की मजबूती का सवाल नहीं है। समझा जाता है और छवि इस तरह की है कि भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व सबसे ज्यादा मजबूत है। लेकिन भाजपा जिस तरीके से अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रही है, उसके खिलाफ नाराजगी कम नहीं है। देखिए, होता यह है कि जो
अगर आपने किसी का टिकट काट दिया तो इससे बड़ा दंड और उसके लिए और क्या हो सकता है? अब उसके बाद तो पार्टी से निकालना ही बाकी रह गया है। जो व्यक्ति पार्टी का टिकटार्थी है, पहले से चला हुआ टिकटार्थी है, उसको टिकट आपने दिया नहीं। जो पहले से नुमाइंदा बैठा हुआ है बनकर 5 साल से या 10 साल से या 15 साल से, उसको आपने टिकट दिया नहीं, तो इससे बड़ा दंड उसे आप और क्या दे सकते हैं? तो उसकी नाराजगी और उस नाराजगी की किसी ना किसी रूप में अभिव्यक्ति होना लाजमी है। ये नहीं बचा जा सकता इससे। ये एक ऐसी समस्या है जिसका सामना सभी पार्टियों को करना पड़ता है। आला कमान कितना मजबूत है, आला कमान मजबूती दिखा के क्या कर लेगा? एक पार्टी से निकाल देगा। पार्टी से निकाल देने के बावजूद ये मत मानिए कि वो नुकसान कम करेगा। पार्टी से निकाल दिया जाएगा तो खुल के विरोध करेगा। पार्टी में रहेगा तो अंदर खाने भीतर घात करेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी को जैसे एक माना जाता है कि बहुत मजबूत केंद्रीय नेतृत्व है, लेकिन क्या यह मानना राज्य विधानसभा चुनाव के बारे में सच में सही है? क्योंकि पीछे हमने देखा कि प्रधानमंत्री खुद एक विधानसभा के प्रत्याशी को फोन करके कहते हैं कि वो बैठ जाए, फिर वो प्रत्याशी नहीं बैठता है। एक प्रत्याशी को फोन करते हैं जिन पे भ्रष्टाचार के आरोप हैं और कहते हैं कि आप पार्टी के लिए एसेट हैं। तो क्या ये जो मजबूत छवि या मजबूत केंद्रीय नेतृत्व का पूरा मसला है वो मीडिया के द्वारा गढ़ा गया है? नहीं, मैं ये नहीं कहता हूं कि मीडिया के द्वारा गढ़ा गया है। भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व सुपरिभाषित है और फिलहाल उसके ऊपर कोई इस पार्टी के भीतर से सवालिया निशान नहीं है। कांग्रेस का नेतृत्व जो कमजोर हुआ है तो उसके भीतर से पार्टी के अंदर से भी सवालिया निशान था। उसमें G20 एक ग्रुप ऑफ 20 नेताओं का एक समूह काम कर रहा था, जो G23। हाँ, G23 जो कि पत्र लिख रहा था, तमाम बातों पर सवाल उठा रहा था। तो कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व चूंकि चुनाव नहीं जिता पा रहा था, इसलिए उसके ऊपर सवालिया निशान लगे हुए थे। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, उसके नेतृत्व का बड़ा जबरदस्त केंद्रीकरण हुआ है। इंदिरा गांधी के जमाने से भी ज्यादा केंद्रीकरण हो गया है उसके नेतृत्व का। लेकिन इसका भारतीय जनता पार्टी को स्थानीय स्तर पर, खासतौर से प्रदेश स्तर पर नुकसान भी उठाना पड़ा है। और वो नुकसान इस तरह का है कि अभी अभी यशवंत देशमुख हम लोगों को आंकड़ा बता रहे थे कि पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के 50% चुनाव हारी है। तो वो भारतीय जनता पार्टी राज्य के स्तर पर काफी चुनावों में पराजित हुई है। उसका यही सबसे बड़ा कारण है कि वहां की जनता, प्रदेशों की जनता चाहती है कि प्रदेश का नेता हो, वो केवल मुख्य प्रधानमंत्री के चेहरे पर लगातार वोट देती रहे और पार्टी को जिताती रहे। ऐसा होना बहुत मुश्किल है। इस संदर्भ में मैं थोड़ी बात कांग्रेस की करना चाहूंगा। एक लेख इंडियन एक्सप्रेस में आया था जिसमें कि मल्लिकार्जुन खड़गे की कार्यशैली का और उनका क्या असर हुआ है कांग्रेस पर, इसका विश्लेषण किया गया था और यह तर्क दिया गया था कि वो एक आम सहमति की स्थिति बनाने में सफल हुए हैं। तो क्या आपको भी ऐसा लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ऐसा करने में सफल हुए हैं? और अगर हम भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष से उनकी तुलना करें तो आप उनको कितना कैसी रेटिंग देंगे? देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे वास्तविक अर्थों में संगठन के अध्यक्ष हैं। उन्होंने कांग्रेस संगठन की दशा और दिशा दोनों बदल दी है और उनके आने के बाद ही ये संभव हुआ है। जबकि अगर आप जगत प्रकाश नड्डा को देखें, जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो केवल नाम मात्र के अध्यक्ष हैं। उनकी संगठन में कुछ भी नहीं चलती किसकी है? अमित शाह की चलती है, नरेंद्र मोदी की चलती है। वो जो आदेश देते हैं, जगत प्रकाश नड्डा का काम उस आदेश का पालन करना भर है। तो खड़गे से उनकी कोई तुलना नहीं हो सकती। खड़गे वास्तविक अर्थों में अध्यक्ष हैं। उनके आने के बाद में कांग्रेस जो इंदिरा गांधी के शुरुआती अवधि और उससे पहले जवाहरलाल नेहरू की अवधि में जिस तरह की कांग्रेस हुआ करती थी, उस तरह की कांग्रेस बनती जा रही है। यानी उस वक्त कांग्रेस अपने स्थानीय नेताओं और अपने सूबेदारों या आप कहिए अपने छत्रपों के ऊपर काफी भरोसा करती थी। वो उसके आधार स्तंभ हुआ करते थे। एक आला कमान हुआ करता था जिसके ऊपर जवाहरलाल नेहरू या इंदिरा गांधी की शख्सियत हावी रहती थी। लेकिन जो राज्यों में बड़े प्रभावी नेता होते थे, वो आला कमान उनके साथ सहमति बनाकर चलता था और उसकी राय पे अमल करता था। आज कांग्रेस उस स्थिति में पहुंच चुकी है। आप कर्नाटक के चुनाव को देखिए, वहां पूरी तरीके से बागडोर सिद्धरमैया के हाथ में थी। हिमाचल प्रदेश में चुनाव की बागडोर सुक्खू के हाथ में थी। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में चुनाव की बागडोर कमलनाथ के हाथ में है। आप इधर देखिए, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के हाथ में है बागडोर। उधर राजस्थान में अशोक गहलोत के हाथ में है। कांग्रेस ने जो पंजाब में प्रयोग किया था,
वो प्रयोग बुरी तरीके से नाकाम रहा। वहां पे जो स्थानीय कांग्रेस के सबसे बड़े नेता थे अमरिंदर सिंह, उनको बुरी तरह से अपमानित करके हटाया गया। आला कमान ने ऊपर से अपनी पसंद के नेताओं को थोपा। नतीजा क्या निकला? आज कांग्रेस पंजाब में सत्ता खो चुकी है और काफी बुरी हालत में है। तो इससे कांग्रेस ने, मुझे लगता है, सबक सीखा। और उसी के बाद देखिए भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई। उसी के बाद देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे का निर्वाचन हुआ अध्यक्ष के पद पर। और फिर आप देखते हैं कि उत्तरोत्तर कांग्रेस अपने स्थानीय नेताओं को प्रमुखता देते हुए अपने चेहरे को बेहतर बना रही है, अपनी छवि को बेहतर बना रही है, अपनी संभावनाओं को बेहतर बना रही है। और मुझे लगता यह है कि कांग्रेस का ग्राफ आज से 1 साल पहले जिस हालत में था उसके मुकाबले काफी ऊपर चढ़ चुका है। और इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि क्या राहुल गांधी और सोनिया गांधी की भूमिका तुलनात्मक रूप से सकारात्मक रही है? जो एक द्वंद्व दिखने की संभावना थी कि गांधी परिवार से बाहर का अध्यक्ष होगा तो दिख सकता है, वो ऐसा नहीं दिख रहा है। भाई, गांधी परिवार अगर नहीं चाहता तो ये हो ही नहीं सकता था। यहाँ पे मैं आपको एक पुरानी घटना की याद दिलाऊंगा। आपको ध्यान होगा जब 2019 में राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था तो अपने इस्तीफे वाले पत्र में उन्होंने लिख दिया था कि अब मैं ये चाहता हूं कि कोई भी गांधी परिवार का व्यक्ति अध्यक्ष न बने। अच्छा, उस बात का एक परिणाम ये भी निकला, और भी कई उसके कारक थे, लेकिन एक परिणाम उस बात का भी था कि बहुत लंबे अरसे तक कांग्रेस के पास कोई भी सुपरिभाषित और निर्वाचित अध्यक्ष नहीं रहा। तो उससे कांग्रेस को बहुत नुकसान हुआ। लेकिन अंततः जब अध्यक्ष बना, जब कांग्रेस को अध्यक्ष मिला, तो उसके बाद वो गांधी परिवार का अध्यक्ष नहीं था। उन्होंने अपने एक तजुर्बेकार नेता को, जो कि दलित समाज से आए थे, लेकिन और दक्षिण भारत के होते हुए भी वो बिल्कुल उत्तर भारतीयों की तरह हिंदी बोल सकते थे, भाषण दे सकते थे, उनको उन्होंने अपना अध्यक्ष बनाया। और उन्होंने अपने तजुर्बे का भरपूर लाभ उठाते हुए अपनी अध्यक्षी में कांग्रेस को सांगठनिक दृष्टि से काफी लाभ पहुंचाया है। तो ये कांग्रेस के लिए खुशकिस्मती की बात है कि उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष चुना। एक अगर भारतीय जनता पार्टी के परिप्रेक्ष्य से देखें तो क्या हम यह विश्वास के साथ अब कह सकते हैं कि चाहे भाजपा चुनाव जीते या हारे, राजस्थान और मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे के युग की समाप्ति हो चुकी है? मुझे तो लगता हो चुकी है। मेरे ख्याल से इन दोनों नेताओं से कह भी दिया गया है कि अब आपको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। अगर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है, जो काफी मुश्किल बात है, तो वहां पर किसी अन्य व्यक्ति को ही मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी प्राप्त होगी। राजस्थान में समझा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास ज्यादा अच्छा मौका है चुनाव जीतने का, लेकिन वहां तो वसुंधरा, देखिए अभी तक तो जितनी भी सूचियां आई हैं मध्य प्रदेश की, राजस्थान की, उसमें अभी तक शिवराज सिंह चौहान का टिकट घोषित नहीं हुआ है। यहां तक कि कांग्रेस ने अपनी सूची में जिस बुधनी नामक निर्वाचन क्षेत्र से शिवराज सिंह चौहान लड़ते थे, वहां कांग्रेस ने तो अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है, लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने शिवराज सिंह चौहान को टिकट नहीं दिया है, जहां तक मेरी जानकारी। इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक वसुंधरा राजे सिंधिया को भी टिकट नहीं दिया है। शिवराज सिंह को शायद टिकट मिल गया है। नहीं, मुझे अभी थोड़ी देर पहले तक की जानकारी में मुझे नहीं पता है टिकट मिला। उन्हें टिकट मिल जाएगा, मैं ये मानता हूं टिकट मिल जाएगा, लेकिन जितनी उसमें देर की जा रही है, जितना उनको घसीटा जा रहा है, जितना उनका अपमान भारतीय जनता पार्टी का आला कमान कर रहा है, वो अपने आप में आश्चर्यजनक है। अगर आपको अपने मुख्यमंत्री का इतना ही अपमान करना था तो चुनाव से पहले उसे हटा देते। एक तरीके से उन्होंने मध्य प्रदेश को सभी प्रांतीय नेताओं या राज्य स्तरीय नेताओं के लिए खोल दिया है कि आप सब लोग के लिए बराबर मौका है और आप आइए, खेल कर दिखाइए, आप जीत सकते हैं तो जीतिए। तो ये तो वो शिवराज सिंह चौहान को हटा के भी कर सकते थे। देखिए, एक व्यक्ति जो पिछले 18 साल से आपका मुख्यमंत्री है, और अगर रेटिंग एजेंसियों की रिपोर्ट पे जाएं तो शिवराज सिंह चौहान की रेटिंग, शिवराज सिंह चौहान कोई के चंद्रशेखर राव की तरह अलोकप्रिय मुख्यमंत्री नहीं है। के चंद्रशेखर राव के खिलाफ तो 50-60% की एंटी इनकम्बेंसी है। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में मध्य प्रदेश में सबसे आगे हैं। वो कमलनाथ से भी आगे दिखाए जाते हैं रेटिंग एजेंसियों के मुताबिक। उसके बाद ये भी कहा जाता है कि वो स्त्री वोटरों में उनकी एक पैठ है। उन्होंने अपनी छवि मामा की बनाई है, यानी अपनी माँ के, हर व्यक्ति की माँ के भाई की तरह हैं वो। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसे नेता को, और खुद पिछड़े समुदाय से आते हैं, एक ऐसे नेता की क्या दुर्गति कर दी है भाजपा के आला कमान ने। ये जो पूरा मामला है, ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी इंदिरा गांधी का 1971 के बाद की अवधि का जो शासन था, जिसमें कांग्रेस लगातार आला कमान परक और
वो अति केंद्रीकरण की शिकार होती चली गई, उसको भी मात कर दिया है भाजपा ने। और भाजपा अति केंद्रीकरण की इतनी ज्यादा शिकार हो गई है, इसकी कोई सीमा नहीं है। और इसके लिए उसे देखिए, ऐसा आप देखिए, जब गुजरात का चुनाव हुआ था तब नरेंद्र मोदी मंच पर खड़े होकर क्या कहते थे? वो कहते थे ये भूपेंद्र और नरेंद्र और भूपेंद्र की जोड़ी है। तो चूंकि उस मुख्यमंत्री को उन्हें दोबारा बनाना था, इसलिए अपने साथ वो भूपेंद्र का भी नाम लेते थे। लेकिन यहां तो इनका नाम तो बिल्कुल नाम क्या ले रहे हैं, बगल में खड़े रहते हैं, नाम भी नहीं लिया जाता। वो खुद जनता से पूछते हैं आके, क्या मैं चुनाव लड़ूं आगे, क्या मैं मुख्यमंत्री बनूं? इस प्रकार की बातें हो रही हैं। और नरेंद्र मोदी को जिनका प्रचार करना होता है तो विदेश में उनका नाम लेते हैं। ट्रंप का वो नाम लेते थे मंच से, बिल्कुल, अब की बार ट्रंप सरकार। ट्रंप तक का प्रचार कराए। अच्छा, नहीं, अगर हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की आला कमान का, उसके रणनीतिकारों का ये विश्लेषण हो कि आप शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में चुनाव नहीं जीत सकते, तो ये विश्लेषण तो उनका कम से कम 6 महीने पहले रहा होगा। ये तो असंभव है कि आज की तारीख में उन्होंने ये विश्लेषण किया हो। तो उन्हें शिवराज सिंह चौहान को गद्दी से हटा देना चाहिए था, या उसी वक्त उनके सामने स्पष्ट कर देना चाहिए था कि हम आपको हटा नहीं रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये मत मानिए कि आप मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। और शिवराज सिंह चौहान जिस तरह के आदमी हैं, उनसे कोई वसुंधरा राजे ऐसी बगावत की तो उम्मीद की ही नहीं जा सकती है। वसुंधरा राजे का मामला तो दूसरे किस्म का है। तो जो शिवराज सिंह चौहान के साथ बदसलूकी हो रही है, ये बाकायदा किसी इतने बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति का, जिसके हाथ में पार्टी की बागडोर पिछले 2 दशक से है मध्य प्रदेश में, उसका नित्य प्रति अपमान होना, उसकी खिल्ली उड़ाना, वो पत्रकारों के सवालों का जवाब देने में उन्हें समस्या होती है। आप सोच सकते हैं क्या स्थिति है। एक चीज जो है कि सफल मुख्यमंत्री विधानसभा में चुनावी जीत की गारंटी नहीं है, ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने मान लिया है और सर्वे से भी यही बात आ रही है। तो क्या यही बात हम देश के स्तर पे भी कह सकते हैं कि लोकप्रिय प्रधानमंत्री किसी पार्टी की जीत की गारंटी नहीं है? देखिए, ये बात तो अभी नहीं कही जा सकती, इसलिए नहीं कही जा सकती कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में किसी किस्म की कोई गिरावट आई हो या कोई कमी आई हो, ये नहीं देखा गया है। दरअसल नरेंद्र मोदी के सामने कोई दूसरा चेहरा ही नहीं है अभी तक, कम से कम, जो प्रधानमंत्री पद की अपनी दावेदारी करे। क्योंकि इंडिया मोर्चे ने तय किया है कि प्रधानमंत्री पद के लिए कोई भी नाम मैदान में नहीं उतारेगा, जबकि इन 3 राज्यों में बाकायदा कांग्रेस के पास सुपरिभाषित नेतृत्व है। उनके पास नाम है जिनके बारे में तकरीबन ये घोषित हो चुका है, अगर कांग्रेस चुनाव जीतेगी तो यही लोग कांग्रेस के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो यह उस स्थिति में और केंद्र के लिए जो चुनाव होगा, उस स्थिति में काफी फर्क है। एक आखिरी सवाल इजराइल ने जो फिलिस्तीनी क्षेत्र पर हमला किया उससे जुड़ा हुआ है कि भारतीय राजनीति में पीछे भी मैंने प्रश्न किया था कि भारतीय जनता पार्टी के नेता इसे कैसे मौके के रूप में देख रहे हैं जिससे वो देश की राजनीति में गोलबंदी कर सकते हैं। तो जो लोग हिंदुत्ववादी राजनीति के समर्थक को खुलकर इजराइल का समर्थन कर रहे हैं और वो खुलकर यह भी कह रहे हैं, जैसे कि हिमंत बिश्व शर्मा ने कहा कि अगर कोई हमास का समर्थन करता है तो वो आतंकवाद का समर्थन करता है। हालांकि किसी दल ने ऐसा कहा नहीं, किसी ग्रुप समूह ने भी, मुस्लिम समूह ने भी नहीं कहा कि हमास का हम समर्थन करते हैं। तो क्या आपको ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इसे एक देश की राजनीति में अच्छे मौके के रूप में देख रही है? नहीं, देखिए, पूरा माहौल मुसलमान विरोधी भावनाओं के दोबारा प्रकटीकरण का है। इस वक्त आप किसी भी व्यक्ति से बात कीजिए, यहाँ तक कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिक राजनीति को आलोचनात्मक दृष्टि से देखते हैं, वो उनके ऊपर भी इस बात का ऐसा प्रभाव है कि वो कहना चाहते हैं कि हमास और अरब जो मुस्लिम कॉज है, यानी जो फिलिस्तीनी मकसद है, उसका समर्थन नहीं किया जाना चाहिए। और इस तरह से इजराइल को एक आदर्श राष्ट्र के रूप में ये मौजूदा निजाम और मौजूदा जो प्रचार तंत्र है, वो लोगों के बीच में रख पाने में काफी सफल हुआ है। आगे हम इस बात पे और देखेंगे कि किस तरह के घटनाक्रम हो रहे हैं, तो और विशेष बातचीत इजराइल और हमास के मुद्दे पर करेंगे हम लोग। आज की बात मेरी एक और राय है, मेरा मानना है कि पश्चिमी देश, खासतौर से अमेरिका, जिनके नेतृत्व में पश्चिमी देश जब तक चाहेंगे उस वक्त तक इजराइल हमास के ऊपर और गाजा पट्टी पर, वेस्ट बैंक पर अपने हमले जारी रखेगा। अब जमीनी हमला होने वाला है, पूरे इजराइल के टैंक और उनकी इन्फेंट्री जो है वो सब जमा हो गई है और कभी भी वो जमीन के रास्ते से प्रवेश कर सकते हैं। उनका पूरा इरादा यह है कि हमास को पूरी तरीके से
विकलांग कर दिया जाए, ऐसा कर दिया जाए हमास को, इसमें उसकी उपस्थिति केवल नाम मात्र की ही रह जाए और उसके हाथ से पूरी राजनीतिक पहलकदमी छीन ली जाए, उसकी जो फौजी ताकत है उसको पंगु बना दिया जाए। इस बात के लिए पश्चिमी ताकतें और इजराइल पूरी तरीके से दृढ़ प्रतिज्ञ लगते हैं और कोई भी किसी भी दबाव को वो मानेंगे नहीं जब तक वो ये लक्ष्य अपना पूरा नहीं कर लेंगे, जब तक कि कोई असाधारण घटना ना हो जाए। तो आज की बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं। हम कल फिर मिलेंगे और देश की राजनीति से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रोफेसर अभय कुमार दुबे से बातचीत करेंगे। अगर आपने अभी तक नई परख चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें। आज के कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करते हैं। अभय सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।